नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपकी पर्यावरण अध्ययन की क्लास होगी रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में। एक तो है हमारा नम भूमि क्षेत्र, जिसको हम आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं, और दूसरा टॉपिक है हमारा जैव विविधता, और तीसरा टॉपिक है आपका राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 टॉपिक आपको आज की क्लास में पढ़ने हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, और आपका सिलेबस में इतना ही दिया गया है। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो साथियों सब्सक्राइब किए बिना तो रहना ही मत, क्योंकि आपको अगर रीट की पात्रता की तैयारी करनी है अच्छे से और उनके नोट्स तैयार करने हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चाहे आप मेंस की तैयारी करें चाहे प्री की, ये जिम्मेदारी मेरी है कि आपको मैं किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा, आपको बेटर कंटेंट देने की कोशिश पूरी की जाएगी और साथ साथ नोट्स भी दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज़ भी आपको ली जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का और आपको टेलीग्राम का, उन दोनों को ज्वाइन कर लें आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक है हमारा नम भूमि, यानी आर्द्र भूमि जिसको हम कहते हैं। तो ये आर्द्र भूमि या नम भूमि पूरे विश्व की बात की जाएगी। पर्यावरण हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत की बात करेंगे। पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की बात करेंगे। नम भूमि कहाँ कहाँ पर है, सबसे बड़ी छोटी वगैरह, बस छोटा छोटा मोटा मोटा पढ़ना है इसमें भी, ठीक है। और नम भूमि की बात करें या आर्द्र भूमि की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिएगा। भाई नम भूमि वह भूमि होती है जहाँ की मृदा या मिट्टी में पर्याप्त नमी विद्यमान होती है और वहाँ प्रतिवर्ष जलीय पौधे उगाए जाते हैं। यानी कि ऐसी मिट्टी जहाँ पर बिल्कुल पानी सूखता ही नहीं है, वर्ष भर क्या रहती है, नमी बनी रहती है, इसको हम दलदली भूमि भी कहते हैं। तो ये ऐसी भूमि की विशेषता होती है कि वहाँ पर क्या पाई जाती है, मिट्टी नमी पाई जाती है और वहाँ पर जलीय पौधे ज़्यादातर मात्रा में उगाए जाते हैं। वो कहलाती है हमारी नम भूमि या आर्द्र भूमि या दलदली भूमि क्षेत्र कहलाता है। नोट करिएगा एक बात को कि अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में अगर बात करें कि सबसे बड़ी नम भूमि क्षेत्र कौन सी है, तो आपको याद रखना है पेंटानेल है। कौन सी है, पेंटानेल। और ये कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर। पेंटानेल पूरे विश्व की सबसे बड़ी नम भूमि क्षेत्र है जिसको हम पेंटानेल कहते हैं और ये दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। अब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर कितने नम भूमि क्षेत्र हैं, तो साथियों भारत में हमारे 37 नम भूमि क्षेत्र हैं। कितने हैं, 37 नम भूमि क्षेत्र हैं। अब आप लोग एक एक की गिनती करिए, प्रत्येक राज्य में कितने हैं। क्लियर, आपको इतना पढ़ना है मोटा मोटा ही, हालांकि बात राजस्थान के संबंध में ही हम करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चैप्टर भी नहीं है ये। और वर्तमान में भारत में 37 नम भूमि क्षेत्र हैं। उनमें से पहला आंध्र प्रदेश में एक है, आसाम राज्य में एक है, गुजरात में एक है, जम्मू कश्मीर में 3 नम भूमि क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश में भी 3 नम भूमि क्षेत्र हैं, एक लद्दाख में है, 3 केरल में है, मध्य प्रदेश में एक है, मणिपुर में भी एक क्षेत्र है और उड़ीसा में भी 2 हैं। और पंजाब के अंदर कितने हैं, 6। पंजाब में तो भैया सबसे ज़्यादा हैं। और तमिलनाडु में एक, त्रिपुरा में भी एक क्षेत्र है, यूपी में 7 हैं। कितने हैं, यूपी में सर्वाधिक हैं भाई, 7 हो गए। और पश्चिम बंगाल में 2 हैं और महाराष्ट्र में एक है। और हमारे राजस्थान की बात करें तो कितने हैं, 2 हैं। राजस्थान में 2 हैं। आप लोग इनको काउंट कर लो, पूरे भारत के नम भूमि क्षेत्र आपको मिल जाएंगे। 37 नम भूमि क्षेत्र है वर्तमान की संदर्भ में। उनमें से 37 में से 2 राजस्थान में हैं। और 2 राजस्थान में कौन कौन से हैं, हम बात करते हैं कि 2 राजस्थान में पहला तो है सांवर झील। कौन सा है, सांवर झील, याद रखना। और दूसरा कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी विहार, भरतपुर। और इन दोनों ही क्षेत्रों को याद रखना, इन राजस्थान के दोनों ही क्षेत्रों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्लियर। और इनको कब दर्जा दिया गया था विश्व धरोहर सूची में, 23 मार्च 1990 को तो सांवर झील को नम भूमि क्षेत्र में शामिल किया गया था और यूनेस्को की सूची में शामिल किया। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1981 को इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और इन दोनों को ही नम भूमि क्षेत्र राजस्थान में कहा गया है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान भारत की, तो पूरे भारत में सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र कौन सा है, तो वो है साथियों वेम्बनाड कोल, जो कहाँ पर है, केरल राज्य के अंदर। और इनका क्षेत्रफल कितना है, इसका, इस वेम्बनाड कोल जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल है 1512.5 वर्ग किलोमीटर है।
अब देखिए कुछ रामसर साइट जिसको हम बोलते हैं, ये नमभूमि क्षेत्र को हम रामसर साइट भी बोलते हैं, तो इस रामसर सम्मेलन भी होते थे। अब बात करें कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये भी आप बात करेंगे। रामसर सम्मेलन साथियों 2 फरवरी 1971 को हुआ था ईरान के अंदर। कहाँ पर हुआ? ईरान के अंदर। जिसका कारण क्या था, जिसको सम्मेलन का उद्देश्य था कि प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व नमभूमि दिवस मनाया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना प्रतिवर्ष नमभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 1982 में भारत रामसर सम्मेलन का हिस्सा बना था। 1982 में बना था भारत रामसर सम्मेलन का हिस्सा। और याद रखना नमभूमि संरक्षण अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि नमभूमि संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 4 दिसंबर 2010 को पारित किया था। मेरे साथियों एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नमभूमियों को विविध नमभूमि जो है उसको वित्तीय सहायता जापान की कमेटी इंटरनेशनल लेक एनवायरमेंट कमेटी के द्वारा किया जाता है। ये जो हमारा नमभूमि क्षेत्र है उनके लिए वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है? एक जापान की कमेटी है जिसका नाम है इंटरनेशनल लेक एनवायरमेंट कमेटी, उसके द्वारा इनको सहायता दी जाती है, वित्तीय सहायता। भारत में नमभूमियों का संरक्षण पर्यावरण एवं जैव मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पर्यावरण एवं जैव मंत्रालय के द्वारा। तो ये हमारा नमभूमि चैप्टर खत्म होता है। उस अगले बार अभी इतना सही था, ठीक है ना। अब एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए भी दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दो, इतना तो आप लोगों का फर्ज बनता ही है। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है साथियों? सबसे पहले तो यह है जैव विविधता यानी किसी भी इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम मतलब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव प्राणियों की विविधता को क्या कहेंगे? जैव विविधता कहते हैं। यानी कि अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों की जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं उसको क्या कहेंगे? जैव विविधता। अर्थात जैव विविधता शब्द पृथ्वी पर रहने वाली समस्त जैविक प्रजातियों का अपने आप में सम्मिलित करना है, जैसे स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर, पक्षी प्रजातियां, पेड़ पौधे, कीट पतंग। यानी कि हमारे वातावरण में जितने भी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उन सभी की जितने भी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं वो सब किसके अंदर आएंगी? हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता के अंतर्गत आएंगी। अब देखिए एक परिभाषा आपको याद रखनी है इस जैव विविधता से संबंधित। टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकी जटिलता हो, पारिस्थितिकी जटिलता अगर पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा कि टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, उनकी विषमता और उनकी पारिस्थितिकी जटिलता को ही क्या कहेंगे? हम जैव विविधता कहेंगे। क्लियर? और जैव विविधता का जनक आपको याद रखना है। जैव विविधता का जनक है साथियों एडवर्ड ओ विल्सन। कौन है? एडवर्ड ओ विल्सन है। और इन्होंने ये जैव विविधता का प्रतिपादन किया था 1986 में। जो अमेरिका के कौन थे? कीट वैज्ञानिक थे। अमेरिका के क्या थे? कीट वैज्ञानिक थे, एडवर्ड ओ विल्सन, जिसको हम जैव विविधता का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। और जैव विविधता साथियों जो शब्द था, ये जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था वाल्टर जी एसेन के द्वारा। वाल्टर जी एसेन के द्वारा जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। अब जैव विविधता कहते किसको हैं? इसके अलावा इसकी कुछ शर्तें भी हैं। देखो जैव विविधता के लिए 2 शर्तें ज़रूरी हैं जो मुख्य रूप से कंपलसरी भी हैं, अनिवार्य आवश्यक हैं। सबसे पहली चीज़, वहाँ पर अत्यधिक वर्षा होनी चाहिए, यानी अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र और उच्च तापमान वाला क्षेत्र ही क्या कहलाता है? वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होगी और उच्च तापमान होगा। अब देखो सर्वाधिक जैव विविधता की बात करते हैं हमारे पर्यावरण के अंदर, तो देखो सर्वाधिक जैव विविधता है जैसे हमारा तापमान इधर कम है, ठीक है ना, यहाँ पर कर्क रेखा है, यहाँ पर भूमध्य रेखा, नीचे मकर रेखा, इधर तापमान अधिक है। तो यहाँ पर जो नीचे वाला क्षेत्र है ना, ये नीचे वाला क्षेत्र, ठीक है ना, ये उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है इसमें जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब देखिए ध्रुवों की, अब देखो इस जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया उसको समझिए आप लोग। यानी ध्रुवों पर जो है जैव विविधता, ये ध्रुव है, ये ध्रुव उत्तरी पोल, दक्षिणी पोल, तो इन पर जैव विविधता कम होती है, अर्थात होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। केवल पर ध्रुवों पर, पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं उन पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। इस वजह से वहाँ पर जैव विविधता शून्य होती है, वह जल शून्य प्रदेश होते हैं।
बर्फ़ की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, लगभग 98% बर्फ़ का क्षेत्र ढका हुआ था पूरा। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं जैव विविधता में वृद्धि होने लगती है। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, अब ये पोल है, तो जैसे जैसे हम इधर से इधर जाएंगे तो इधर जैव विविधता बढ़ती ही चली जाएगी। ब्राज़ील में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, नोट कर लीजिए। अगर विश्व में बात करें तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, वो है साथियों ब्राज़ील। भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक होती है और विश्व में हमारा भारत क्या है, दूसरे स्थान पर आता है। पहले नंबर पर ब्राज़ील है और दूसरे नंबर पर जैव विविधता में भारत का नंबर आता है। अब देखो उष्ण स्थल, उष्ण स्थल क्या होते हैं, हॉट स्पॉट। उष्ण स्थल वह क्षेत्र होता है जहाँ पर 1500 से अधिक प्रकार के संवहनीय पादप और जहाँ पादपों में 75% प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर हो, उसको कहेंगे उष्ण स्थल। इसकी यह अवधारणा ब्राज़ील के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में दी थी, और ये आपको याद रख लेनी लाइन, ठीक है ना। उष्ण स्थल की जो हॉट स्पॉट है उसकी जो अवधारणा थी, उसका जो कंसेप्ट था, सबसे पहले किसने दिया था, ब्राज़ील के वैज्ञानिक नॉर्मन मेयर्स ने दिया था 1988 में। अब देखो भारत में जैव विविधता कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, थोड़ा ही सिंपल पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना, हम मेंस में पढ़ेंगे इसको ज़्यादातर। एक तो है पश्चिमी घाट में, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, इंडो बर्मा क्षेत्र में और सुंडालैंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जैव विविधता भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। केरल में स्थित एक शांत घाटी क्षेत्र है, देखो याद रखना ये शांत घाटी है। शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में है। साइलेंट वैली के नाम से इसको जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साइलेंट वैली। और ये साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में। और ये साइलेंट वैली साथियों जैव विविधता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, क्लियर। और आपसे पूछा जाए अब जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस है साथियों ये 22 मई को मनाया जाता है, नोट कर लो इसको, ठीक है भाई। नम भूमि तो मनाया गया था 2 फरवरी को, 2 फरवरी, और जैव विविधता 22 मई को, ओके याद रखना। जैव विविधता दशक, जैव विविधता दशक जो है यूएनओ के द्वारा कब मनाया गया था, कौन सा घोषित किया गया था, 2011 से लेकर के 2020 के मध्य का ये जैव विविधता दशक कहलाया। और आपसे पूछा जाए IUCN एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी पूछी गई थी, इस वजह से मैंने इसको लिख दिया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान देखो भारत में विश्व का लगभग 5% वन्यजीव है और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया था, और ये लगभग 3-4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है ना भाई। वन्यजीव संरक्षण के लिए जो अधिनियम बनाया गया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था, क्लियर, नोट कर लो इसको अपने माइंड में। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, वो एक तो संवर्ती सूची का विषय है। कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय उद्यान किस सूची का विषय है हमारी संविधान में, तो ये संवर्ती सूची का विषय है और पूर्णतः सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या वर्तमान में 105 है। अगर पूरे भारत में पूछा जाए तो वर्तमान में भारत में 105 है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। अब देखिएगा लेकिन हमारे राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में केवल 3 है। देखो राष्ट्रीय बाघ परियोजना की बात करते हैं तो राष्ट्रीय बाघ परियोजना ये 1973 में बनाई गई थी। अब दोनों ही प्रश्नों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय बाघ परियोजना कब बनाई गई थी तो 1973 में। कब बनाई गई थी, 1973 में। और पूछे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब घोषित किया गया था, ये 1972 में। कन्फ्यूजन नहीं होना, ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई राष्ट्रीय बाघ परियोजना 1973, हाथी संरक्षण परियोजना ये 1992 में है। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में, और गिद्ध संरक्षण परियोजना ये 2006 के अंदर, 2006 के अंदर, और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ये 1974 के अंदर। ये आपको चारों ही याद रख लेने। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का इतिहास। अब पूरे भारत की बात करेंगे, भारत में राष्ट्रीय उद्यान, और राजस्थान में भी बात करेंगे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए, नोट कर लो आप लोग, एक एक पॉइंट को नोट करना है। भारत में अगर प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो वो है साथियों हेली नेशनल पार्क। क्या है, हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर, जिसको 1936 में
राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और वर्तमान में इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में कहते हैं हेली नेशनल पार्क को, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। यह प्रथम बाघ संरक्षित क्षेत्र था जिसको 1973 में घोषित भी किया गया था। क्लियर? बाघ संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? 1973 में जिम कॉर्बेट को। क्लियर? अब इस चीज़ों को आप लोग याद रखना है, भूलना नहीं है। कई बार रिवीजन करेंगे तब जाके याद होगा। अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे बड़ा है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? लेह जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। क्लियर? अच्छे से याद रखना। अगर पूछा जाए देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर है पूरे भारत में, तो वो है साथियों अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश के अंदर। अंडमान निकोबार में भी 9 है और मध्य प्रदेश में भी 9 राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर? ये दोनों राज्य आपको याद रखने हैं। अब आप एक बार लाइक कर दो प्लीज़ सभी विद्यार्थी। देश का ऐसा राज्य जहां पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, नोट करो, एकमात्र पंजाब राज्य ऐसा है जहां पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, अकेला पंजाब राज्य है। नोट कर लो। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, बताओ भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो कौन सा है? साउथ बट्टन आइलैंड है। कौन सा है? साउथ बट्टन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पर है? ये हमारे अंडमान निकोबार के आइलैंड द्वीप समूह पर है और इसको दर्जा दिया गया था 1987 में। क्लियर? अब बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? पहला रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, केवलादेव भरतपुर में है और मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। हालांकि ये टॉपिक ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में अच्छे से मैंने पढ़ाया है। आप लोग ज्योग्राफी की क्लास को जाकर के लेंगे तो आपको मज़ा ही आने वाला है। ठीक है ना? वो ज्योग्राफी क्लास मैंने पढ़ा दी है। आज ही आप लोग ज्योग्राफी की क्लास उठाना, प्लेलिस्ट में देखना, चैनल पे जाकर के आप लोग इस टॉपिक को पढ़ना। आपको राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे विस्तार से मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं, क्योंकि हमारे पर्यावरण में ये टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पर्यावरण जो अपना ज्योग्राफी है वहाँ पर ये टॉपिक मेंस में दिया गया है बहुत विस्तार से। क्लियर? चलिए अब देखो, राष्ट्रीय उद्यान जो रणथंभौर है वो हमारा सवाई माधोपुर में है और इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1 नवंबर 1980 को। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्ष 1974 में इसमें बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। किसमें? रणथंभौर में 1974 में हुई थी लागू बाघ संरक्षण परियोजना। यह अरावली तथा विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर है और इस उद्यान के दक्षिण में चंबल नदी और उत्तर में बनास नदी बहती है। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल भी हैं रणथंभौर में। एक तो जोगी महल है, दूसरा त्रिनेत्र गणेश जी है और तीसरा है हमारा सुपारी महल। यहाँ पर कुछ झीलें और तालाब भी हैं। एक तो पदम तालाब है, मलिक तालाब है और राजबाग। ये तीनों ही रणथंभौर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा है और राजस्थान का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र है। देख लो, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे छोटा बाघ संरक्षित क्षेत्र और राजस्थान का सबसे बड़ा है। ये नोट भी आप लोग याद रखें। अब हम बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। तो ये भरतपुर जिले में है साथियों। इसको हम घना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, घना पक्षी विहार भी कहते हैं और यह हमारा एक नमभूमि क्षेत्र भी है। मैंने अभी आपको नमभूमि क्षेत्र में पढ़ाया है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है? और बात करें तो ये पक्षियों का एक स्वर्गलोक माना जाता है पक्षियों के लिए, और पक्षी प्रेमियों का भी स्वर्ग स्थल है। पक्षियों का स्वर्ग भी है और हिम पक्षियों का शीत बसेरा के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइबेरियन सारस बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं सर्दियों के दिनों में और अपने बच्चे पैदा करते हैं और वापस गर्मियों में साइबेरिया देश को चले जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक लाइन आपको याद रखना है। एक पक्षी प्रेमी थे जिसका नाम था डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली भी रहा है क्या? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। डॉक्टर सलीम अली जो पक्षी प्रेमी थे उनकी कर्मस्थली भी रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ तीनों ही जिले की सीमा पर स्थित है और चित्तौड़ भी कुछ शामिल हो रहा है इसमें, चित्तौड़ का भी कुछ भाग आता है। ये बात करें तो मुख्यतः कोटा जिले में इसका सर्वाधिक क्षेत्र है।
इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 9 जनवरी 2012 को। और साथियों याद रखना 10 अप्रैल 2013 को इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। पर्यटन स्थल यहाँ पर कौन कौन से, एक तो अबड़ी मिली का महल है, याद रखना ये अबड़ी मिली का महल है, ये कोटा जिले के अंदर है। और इस अबड़ी मिली के महल को ही हम क्या कहते हैं, हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाड़ौती का ताजमहल, अबड़ी मिली के महल को हम कला संस्कृति में पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखिए बारडोली का प्रसिद्ध शिव मंदिर भी कहाँ पर है, इसी उद्यान के आसपास। गागरोन का किला भी यही उद्यान के आसपास है। और रावण महल भी कोटा में स्थित है। तो ये आपको याद रखना, मैंने कोटा के कुछ मुख्य और झालावाड़ बूंदी के कुछ मुख्य स्थल भी बताए जो इस राष्ट्रीय उद्यान से संबंध रखते हैं। तो आज का ये क्लास आप लोगों से मैं फिर भी कह देता हूँ, ये राष्ट्रीय उद्यान वाली क्लास आप लोग ज्योग्राफी मेंस के पेपर के लिए आप लोग अच्छे से देखना, वहाँ विस्तार से आपके टॉपिक है ये। और हमारे रीट में प्री में तो इतना ही है, ठीक है। और आप लोग मेंस की तैयारी साथ साथ करते रहें ताकि आपका राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग हो जाए अभी से ही। और क्लास रेगुलर लेंगे, नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेंगे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। और सब्सक्राइब किए बिना तो साथियों रहो ही मत। और रेगुलर आप लोग क्लास लेंगे ना तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। आया समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।